Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to discuss NDA Physics 2024 सेकेंड के क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आपको कुछ ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे, इनकी डेप्थ क्या थी और किस टॉपिक से ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस for NDA and any written exam physics 2024, NDA and NA 2024 second written exam. The first question says two resistance of 5 ohm and 7 ohm are connected in series and the combination is connected in parallel with a resistance of 36 ohm. The equivalent resistance of the combination of three resistors. बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप देखोगे दो रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का एक 7 ओम का, जो कि सीरीज में, ठीक है। बाद में जाके ये आपके कनेक्टेड एक पैरेलल रेजिस्टेंस से जिसका देर का रेजिस्टेंस आपका 36 ओम, ये कितना आपका 5 ओम और ये आपका 7 ओम। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये दोनों सीरीज में, पहले हम इन दोनों का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर मैं सीरीज का निकालू तो 5 और 7, 5 प्लस 7 क्या आ जाएगा 12 ओम। मतलब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका रेजिस्टेंस कितना निकला मेरा 12 ओम। अब जो ये रेजिस्टेंस है 12 ओम दोनों का इक्विवेलेंट, वो इसके पैरेलल है ना 36 के, तो मैं इसके बिहाफ पे इसमें क्या लगा दूंगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, हम देख रहे हैं 1/r पैरेलल वाला क्या होगा 1/r1। अब r1 क्या हो जाएगा 12 ओम और 1/r2 तो हमें दे रखा है 36 ओम। इन दोनों को हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/12 प्लस 1/36, एलसीएम आ गया आपका 36 और आपका ये क्या है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 3 36, तो 1 3 जा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 4/36, 1/9। तो आपका जो पैरेलल में आया वो क्या है आपका 1/9। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, आपको मालूम है पैरेलल वाले कंडीशन में तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो क्या आया आपका 9 ओम। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है आपका 9 ओम। तो इस कंडीशन में जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पहले भी, तो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन हाँ, यहीं पर अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दे देता या इसके नीचे एक और पहले दे देता वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता था। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ लिया तो आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। बेसिकली समझने वाली बात होती है, अगर आप समझने में इश्यू हो रहा है आपको तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी 9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोन इन द फिगर आर टू हॉलो क्यूब्स C1 और C2। C1 और C2 आपके टू हॉलो क्यूब्स है, नेग्लिजिबल मास, इनका मास नेग्लिजिबल कर दो। जो क्यूब है इसका मास आप मासलेस कर दो, इसको नेग्लिजिबल कर दो। पार्शियली फिल्ड विद द लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड रो2। C1 में जो लिक्विड भरा हुई ब्लैक में, ये इसका डेंसिटी क्या आपका रो1, और C2 में जो आपका लिक्विड भरा है इसका डेंसिटी क्या आपका रो2, ठीक है। फ्लोटिंग इन द वाटर डेंसिटी, फ्लोटिंग इन द वाटर डेंसिटी। अब जो ये वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी तो आपको मालूम है, इसको नोट किया गया रो डब्ल्यू से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। द रिलेशनशिप बिटवीन रो1 रो2 एंड रो डब्ल्यू इज, आपको रिलेशन बताना है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, मतलब ये जो आपको फिगर दे रखा है, इस कंडीशन में देखो कि ये जो लिक्विड है ना, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार, ये लिक्विड जो है ये है आपका वाटर का सरफेस। क्योंकि ये क्यूब आपका मासलेस है, आपका नेग्लिजिबल मास पहले बोल चुका, नेग्लिजिबल मास का,
क्योंकि ये लिक्विड जो है, जो इस क्यूब में भरा हुआ है, वो आपके वाटर के सरफेस से ऊपर है, वाटर के सरफेस से ऊपर। इसका मतलब ये जो आपका लिक्विड है, ये लिक्विड की डेंसिटी क्या है, जो लिक्विड इसमें क्या था, ρ1, अगर ये पानी के सरफेस के ऊपर है तो ऑब्वियसली ये आपके पानी की डेंसिटी से कम होगा, पानी की डेंसिटी से कम होगा। सेकंड क्यूब पे आ जाओ। सेकंड क्यूब में देखो है तो ये वाटर का सरफेस, लेकिन इसमें जो लिक्विड है वो इसके नीचे है, इसके नीचे, लेकिन ये पूरा नीचे नहीं है। अगर मान लो ये लिक्विड, ये क्यूब पूरा नीचे ऐसे लगा हुआ होता है, पूरा बेस पे होता है ऐसे, और इसमें लिक्विड भरा होता है ऐसे, इस कंडीशन में ये बोल सकता था कि ये जो इसका जो ρ2 है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। लेकिन ये भी क्या है, ये आपके बीच में फ्लोट कर रहा है, ये पूरा, ये देखो पूरा सबमर्ज नहीं, पूरा डूबा हुआ नहीं है, ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं इसका पार्ट ऊपर भी है। अगर इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती तो ये पूरा बेस में आ चुका होता, तो कहीं ना कहीं ρ2 की डेंसिटी भी पानी की डेंसिटी से थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, ρ1 और ρ2 को। देखो ρ2 जो है, ρ2 का जो लिक्विड है वो बेसिकली पानी के नीचे है, पानी के सरफेस के नीचे है, लेकिन ρ1 का जो, देखो ये क्यूब में जो ρ1 वाला जो लिक्विड है ये आपके पानी के सरफेस के ऊपर है, ऑब्वियसली है। अगर ये पानी के सरफेस से नीचे है तो इसकी डेंसिटी इससे ऑब्वियसली ज्यादा होगी, इसका मतलब ρ2 जो है वो ρ1 से ज्यादा होगा, इसका जो डेंसिटी है, इस लिक्विड का जो डेंसिटी इसके डेंसिटी से ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम इन तीनों केस को लगाएं, सबसे कम डेंसिटी है ρ1 की, उसके बाद ρ2 की, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर, इस कंडीशन में आपका आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे ρ1, ρ2 और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो एक्यूरेट ऑप्शन होगा इस कंडीशन में, ठीक है। बेसिकली ये इजी क्वेश्चन था, अगर, लेकिन आपको इस डायग्राम को ढंग से देखना पड़ेगा, इस फिगर को ढंग से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि ये जो लिक्विड है ये तो पानी के नीचे है ना, तो सब बोलते कि इस लिक्विड का डेंसिटी तो पानी से कम ज्यादा होना चाहिए तभी तो ये नीचे है, लेकिन अगर इसका ज्यादा होता तो ये पूरे बेस में होता, ठीक है, पूरे तो बॉटम पे ये आपका जा चुका होता, तब इसकी डेंसिटी ज्यादा मानी जाती, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन सही जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। An astronaut whose weight on the earth is 600 न्यूटन, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है, एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखो वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया है जो कि अर्थ की क्या करता है, मतलब अर्थ के आसपास आपको क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। वहां पर गया वो, और उसको ना उसको अपना वेट वेटलेसनेस लगा, मतलब उसको अपना वेट लगा ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं चला कि उसका वेट उसके पास कुछ है भी। जैसे लिफ्ट में आप जब जाते हो, स्टार्टिंग के टाइम पे आप जब नीचे जाते हो तो आप वेटलेसनेस फील करते हो, आपको अपना वेट मालूम ही नहीं चलता, आपको लगता है कि मैं हल्का हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हल्का हो गया, ऐसे उसको अपना वेट मालूम ही नहीं चल रहा, वो क्या है, वेटलेसनेस है। लेकिन अर्थ पे उसका वेट कितना है, 600 न्यूटन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, एक्सलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो। अब भाई एस्ट्रोनॉट का एक्सलरेशन जीरो क्यों होगा, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस स्टेशन में है ना, उसके अकॉर्डिंग तो वो तो रेस्ट पे, मतलब वो तो वहां पे स्टेबल होगा, वो थोड़ा एक्सेलरेट करेगा बार बार, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और भी हम ऊपर नीचे से अगर ऑप्शन देंगे, स्पेस स्टेशन अप्लाइज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट। देखो अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट जो था वो कहीं ना कहीं स्पेस स्टेशन से भी ऊपर चला जाता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको अपना थोड़ा वेट फील होता, तो लेकिन ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एस्ट्रोनॉट इज जीरो। ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो क्या होगा, जीरो। देखो अगर वो अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कहां पर है, ये भी तो देखो है, वो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो आपका स्पेस स्टेशन में, तो स्पेस स्टेशन के अकॉर्डिंग वो तो रेस्ट में रहेगा। जैसे कि आप बस में बैठे होते हो, बस आपके जमीन की रिस्पेक्ट में मोशन में, लेकिन आप बस के अंदर तो आप रेस्ट पे होगे ना, हाँ भले चल रहे होगे बात अलग है, लेकिन आपके लिए तो स्टेबल होगा उसका फ्लोट। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द स्पेस स्टेशन फ्लोर ऑन द एस्ट्रोनॉट इज जीरो, ये ऑप्शन आपका सही होगा। कैसे, अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, किसी भी इंसान को वेट कैसे फील होता है कि देखो नीचे जाता है उसका mg और ऊपर जाता है उसका नॉर्मल, ठीक है। अगर देखो अगर उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है स्पेस स्टेशन के फ्लोर का जीरो है, अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, तो उसको खाली क्या फील होगा, अपना mg,
लेकिन वो बैलेंस्ड आउट नहीं होगा ना। हमारे वेट को बैलेंस करने के लिए इन दोनों फोर्स का होना जरूरी है, नॉर्मल का भी और mg का भी, मतलब वेट का, हमारे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटी होती है। अगर इन दोनों में से ये अगर जीरो है तो उसका तो बेसिकली फोर्स ऑफ बैलेंस होगा, वो तो हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने वेट का क्या, अपने वेट को फील ही नहीं कर पाएगा। तो वो कैसा फील करेगा, वेटलेसनेस। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स की मैं बात करता हूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स की मैं बात करूंगा फ्रिक्शन की। ट्रू कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा फ्रिक्शन की। तो जहां पे मैं अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन समझ लेना। इट अपीयर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो होता है वो, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके सरफेस के बीच में ही तो लगता है। ये स्टेटमेंट ठीक है आपका। इट सेटिस्फाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो आपको मालूम है फ्रिक्शन जो होता है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इट सेटिस्फाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फ्रिक्शन आपका कभी भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेटिस्फाई नहीं करता, ये बात आपको मालूम है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इट मे अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। ये कहीं भी मतलब अपीयर हो सकता है, सॉलिड फ्लूइड के सॉलिड भी। देखो जब एरोप्लेन आपका ऊपर उड़ रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है, तो वहां पर एयर ड्रैग लगता है। एरोप्लेन का सर्फेस क्या है, सॉलिड, और एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन क्या आपका, कहीं के फ्लूइड है, गैस में आता है आपका। तो हाँ वो सॉलिड फ्लूइड के बीच में भी लग सकता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट है। पूछेगा सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे जो आपका कोड है उसके भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देना, 1 और 3 आना चाहिए इसमें। तो आपका पहला ऑप्शन ही है 1 एंड 3 ओनली। ऑप्शन ए जो है वो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब इसमें पूछा गया विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रे डायग्राम। इन चारों ऑप्शन में से इन चारों ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा है रे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखो आपने देखा है कि फोकस से कोई लाइट जब जाएगी, वैसे तो फोकस से नॉर्मल लाइट जाती नहीं क्योंकि इसकी कुछ ऑब्जेक्ट की कुछ तो हाइट होगी, अगर वो ऐसे जाएगा तो हाँ वो फोकस की तरफ से जा सकता है, लेकिन ये डायग्राम क्या आपका इनकरेक्ट है। अच्छा देखो आपका जो 2f है, 2f क्या होता है आपका मेनली क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से रे गए, रे जाने के बाद और ये बनता भी कहाँ पर 2f पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर इसका रे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर इमेज बनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो रे डायग्राम है ये सही है, लेकिन हम बाकी दोनों को भी देखते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका सही है, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं पर आपकी इमेज बनती है। यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे इमेज बना हुआ है। देखो फिर से आपका वही दे दिया कि आपके फोकस से निकाल दिया और पैरेलल कर दिया इसने, फोकस से निकाल के पैरेलल कर दिया, कुछ तो हाइट होगी उसकी। ये स्टेटमेंट, ये आपका डायग्राम भी क्या है इनकरेक्ट है। अच्छा देखो दोबारा से 2f पर है, ये गया इधर से और ये सारे डायग्राम आपके फोकस होकर के पैरेलल गए, लेकिन देखो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ देखो, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पर, इमेज बनना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन इमेज कहाँ बना, इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे। जहां पर इंटरसेक्ट होता है इमेज वहीं तो बनती है ना, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपका फिगर भी गलत है। तो आपका इन तीनों में से जो एक्यूरेट है वो है आपका ऑप्शन बी। आप देख सकते हो अगर मैं इसको थोड़ा रब करूं, टू एफ से आपके सारे रेज जा रहे हैं। ठीक है, आपके लेंस से डेविएट होने के बाद जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर इमेज बन रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर इमेज बन रही है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा 2f, मतलब ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है। तो बहुत से बच्चों को ये ऑप्शन भी लगा होगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका डायग्राम तो मतलब रे डायग्राम तो सही दिखा रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे अगर ये पार्ट अगर यहाँ होता ना तो ये ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे बन ही नहीं रहा तो ये ऑप्शन वैसे भी आपका इनकरेक्ट है। बाकी ये दोनों कंडीशन लगभग एक जैसी हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा गलत ही होगा।
अब देखो लाइटनिंग जो होता है, लाइटनिंग वो किसकी वजह से होता है? लाइटनिंग इज ड्यू टू, हम एक ऊपर नीचे से पढ़ते हैं एक बार, द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ऑन द ग्राउंड, the induction of positive charge on the ground below the negative charge at the base of the cloud। देखो क्या बोल रहा है ये कि पॉजिटिव चार्ज आपके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आपके ग्राउंड पे और बेस ऑफ द क्लाउड पे क्या आपके नेगेटिव चार्ज। देखो ये कब होते हैं? जब आपकी थंडरिंग होती है तो यहां से आपकी लाइटनिंग जो होती है वो जमीन पर जाती है, ठीक है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसने खाली ये बोला कि लाइटनिंग होता क्यों है, ये नहीं बोला कि लाइटनिंग, देखो मेनली लाइटिंग आपकी क्लाउड्स में भी तो होती है, ज्यादातर तो क्लाउड्स में ही होती है, बहुत कम ही नीचे गिरती है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है आपकी क्लाउड्स में ही होती है। तो लाइटिंग तो ये भी हो सकती है। ये बोल कह रहा है कि लाइटिंग किसकी वजह से होता है? द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड विद द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड। ये तब होता जब आपकी लाइटिंग आपके ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन अभी इसने बस ये बोला कि लाइटिंग क्यों होता है, इसको हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। अगर इससे एक्यूरेट ऑप्शन मिलेगा तो हम उस पर टिक लगा देंगे। The collection of positive charge on the base and the collection of negatively charged particles at the top of the cloud। देखो आपके क्लाउड के टॉप पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो बेसिकली बेस पे होना चाहिए, बेस पर। ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होगा नहीं, ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो बेसिकली वो ग्राउंड पर पहुंच भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द क्लाउड। क्लाउड के अपर सरफेस और लोअर सरफेस में शॉर्ट सर्किटिंग। अब इनके बीच में शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होगा? देखो बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग होने मेन रीजन आपका शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है, मेन रीजन है आपका फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्ज, देखो आपका मान लो कोई क्लाउड है, यहां पर अलग अलग चार्जेस हैं, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, इसको ऐसा मान लो। अब देखो होता क्या है कि आपने सुना है कि बेसिकली आपके चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लाउड के बीच में आपके चार्ज पार्टिकल्स क्या करें, वो फ्लो करें, इनके बीच में अगर चार्जेस फ्लो करेंगे ना तब जाकर के लाइटनिंग कॉज होता है। मेन आपके क्लाउड्स के अंदर जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका जो फ्लो होता है वही मेन रीजन होता है आपके लाइटनिंग कॉज करने का। तो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। उसने बस ये बोला ना कि लाइटनिंग क्यों होता है, तो बेसिकली आपके क्लाउड के बीच में, क्लाउड के चार्जेस के बीच में फ्लो होना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपके क्लाउड्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं, उनके बीच में बेसिकली उनका फ्लो होना वही क्या कॉज करता है आपका लाइटनिंग, ठीक है। तो ज्यादा सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। In which one among the following situations the bulb would glow most? चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बल्ब कब ग्लो करेगा। यहां देखो सारी बैटरी सेम है, सारी बैटरी सेम है। यहां देखो अगर मैं बात करूं, यहां पे दो बल्ब लगे पड़े आपके सीरीज में, अगर सीरीज में लगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। अगर पोटेंशियल कम होगा तो ये इतना ग्लो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ग्लो करेगा। ये और ये तो लगभग लगभग दोनों सेम है, क्योंकि इसने क्या बोला कि सभी बैटरी को सेम कंसिडर करो, तो ये भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, सीरीज में लगे हैं तो ये भी थोड़ा बहुत कम ग्लो करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बी कम हो जाएगा। इसमें देखो इसमें आपका एक सिंगल बल्ब है, तो हाँ ये अच्छा खासा ग्लो कर सकता है, अच्छा खासा ग्लो कर सकता है, ठीक है। हम डी ऑप्शन भी देखते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो ये आपका, ये दोनों बल्ब आपके पैरेलल लगे हैं, पैरेलल। तो बेसिकली इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, लगभग लगभग आपका सेम होगा, और दोनों ही आपके अच्छे खासे जलेंगे, सेम अमाउंट के आपके जलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पे दो बल्ब है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है सेम इंटेंसिटी से और यहाँ पे दो बल्ब जले सेम इंटेंसिटी से, तो ज्यादा तेज कौन जलेगा आपका, जो ये वाले दो लगे पड़े। अब इनका पोटेंशियल है कम तो नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल लगे पड़े, और आपके बैटरी तो लगभग सभी के सेम ही है, और ये दोनों आपके सेम इंटेंसिटी के साथ जलेंगे। यहाँ पर बल्कि एक बल्ब जल रहा है उस इंटेंसिटी के साथ, और यहाँ पे दो बल्ब जले उस इंटेंसिटी के साथ। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा ग्लो जो करेगा वो क्या करेगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो इसके अक्रॉस तो लगभग लगभग बराबर ही होगा, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी, तो दोनों आपके लगभग लगभग सेम इंटेंसिटी के साथ जलेंगे। एक बल्ब का जलना और दो बल्ब का एक साथ जलना और सेम इंटेंसिटी के साथ, तो दो बल्ब को ऑब्वियसली ज्यादा लाइट नहीं आएगा ना उसमें, तो ज्यादा ग्लो जो करेगा आपका कौन सा करेगा, ऑप्शन डी, ठीक है।
विच वन अमंग द फॉलोइंग डायग्राम्स में करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ स्काई ड्राइवर ड्यूरिंग अ जंप। जब स्काई ड्राइवर जंप करता है तो आपको बताना है कि उसका कौन सा ग्राफ सही बनता है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है, इसकी वेलोसिटी धीरे 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 करके बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही पैराशूट खोल रहा है उसने तो अभी भी इसकी देखो वेलोसिटी थोड़ी सी ऊपर की तरफ ही जा रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है, और एकदम से नीचे गिर जा रही है क्योंकि पैराशूट खोलने के बाद अचानक से वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों है? पहली बात तो इसकी जो पहली बात इसकी जो बेसिकली स्पीड है, स्पीड बिल्कुल तेज बढ़नी चाहिए, सीधी सीधी ऐसे स्पीड बिल्कुल बहुत तेज बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे ही एक बार उसने अपना पैराशूट खोला तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके उसकी स्पीड स्लो हुई, और उसकी स्पीड बाद में कुछ ज्यादा ही स्लो हो जाती है क्योंकि फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है, ग्राउंड की तरफ। तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए इसका, ऐसा नहीं बनना चाहिए। अच्छा देखो, ये स्पीड तो बहुत जल्दी बढ़ी और उतनी जल्दी नीचे भी उतर जाता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है पैराशूट के साथ भी। एक तो जब वो नीचे की तरफ कूदा उसकी स्पीड बहुत अचानक से बढ़ी, उसने पैराशूट खोला, अगर उसके पैराशूट में छेद हुआ या इसका पैराशूट खराब है, डिफेक्ट है, तो उसी स्पीड से नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये नॉर्मल सभी के साथ नहीं होता। ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। देखो इसमें भी आपका देखोगे स्पीड बहुत जल्दी बढ़ी और बहुत जल्दी नीचे भी खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं है कि उसने पैराशूट खोला बिल्कुल जमीन से ऊपर उसने पैराशूट खोला है, वो एरोप्लेन से कूद गया, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता हूं मैं। वो एरोप्लेन से कूद गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वो फिर नीचे की तरफ कैसे जा रहा है? देखो नीचे की तरफ जाएगा तो उस मतलब अगर नीचे की तरफ जा ही रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस ग्राउंड के जस्ट ऊपर वो पैराशूट खोलेगा। ग्राउंड के जस्ट ऊपर तो पैराशूट नहीं खोलेगा, अगर खोलेगा तो मर जाएगा क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस कंडीशन को देखोगे कि आपकी स्पीड तो अच्छी खासी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जैसे ही उसने पैराशूट खोला धीरे धीरे करके स्पीड उसकी अचानक से रुक गई, फिर धीरे धीरे करके नीचे गया, धीरे धीरे करके नीचे जाते 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 फिर ग्राउंड पर गया। तो ये आपका जो बन रहा है वो लगभग लगभग थोड़ा सा सही बन रहा है कि उसने पैराशूट जब वो प्लेन से जंप करा उसने तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ी। जैसे ही उसने बेसिकली अपना पैराशूट खोला तो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड थोड़ी स्टेबल होकर के कम हुई, फिर धीरे धीरे करके वो नीचे जाने लगा, धीरे धीरे करके नीचे जाने लगा, और वो बाद में जमीन पर पहुंच गया आपका। तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर बता रही है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्लास लीवर में हमेशा लोड जो होता है वो कहां होता है? मिडल में होता है। मिडल में लोड नहीं है, मिडल में फल्क्रम है, मिडल में फल्क्रम है, मिडल में लोड है। ये हो सकता है, लास्ट वाला भी देखते हैं, मिडल में एफर्ट है। सेकंड क्लास लीवर में आपने सभी ने सुना होगा कि लोड जो होता है हमेशा मिडल में होता है। तो ज्यादा सही ऑप्शन क्या है? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया आपका। ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा आपका? एक्यूरेट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकंड क्लास लीवर का जो एग्जांपल आपके सामने है, फल्क्रम है साइड में आपके लेफ्ट साइड पे, और बीच में मिडल, और लास्ट में क्या है आपका? एफर्ट। तो ये आपका सेकंड क्लास लीवर में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज और करंट बताना है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे कि पहले थोड़ा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 1000 ओम, और यहाँ पे करंट कितना दे रखा है? इस जगह पे करंट कितना दे रखा है आपका? मीटर में रीडिंग आ रही है 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है आपका? 3, और रेजिस्टेंस कितना आपका? 1000। तो V की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3000 वोल्ट, ठीक है। V के लिए तो 3000 है। एक मिनट रुको, 100 है, सॉरी, ये आपका 100 है, 300 वोल्ट। तो दो ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन सी काट दो। हमारा बी और डी मैच करे, इसमें आपके V की वैल्यू आई है 300 वोल्ट। अच्छा आप देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ से आपका करंट कितना है? 3 एम्पियर, ठीक है। करंट यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ तो 3 एम्पियर हो ही रहा है, तो सारा जो एडअप होगा कि कम से कम इससे कुछ पॉइंट तो ज्यादा होंगे। मान लो 3 नहीं है, ये 1 ही है, मान लो 1 नहीं है तो 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन कुछ तो करंट यहाँ से भी होकर के जाएगा ना।
तो ये आपका 3 एम्पियर करंट है, ये आपका पॉइंट समथिंग मान लो, पॉइंट कुछ भी मान लो, ये भी आपका पॉइंट समथिंग मान लो, लेकिन यहाँ जो करंट आएगा वो इन सबका ऐड होकर के आएगा ना। तो मतलब करंट जो होना चाहिए आपका 3 से कम तो नहीं होना चाहिए, 3 से कम तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में जो करंट आई की वैल्यू है वो 2 एम्पियर दे रखी है। भाई 3 एम्पियर तो यहीं पर दे रखी है, 3 तो यहीं से जाके यहाँ पे तो ऐड ऑन होगा इन दोनों के साथ जाकर के, तो 3 से कम तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इसमें आपको सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉल्व बस इतना सा ही करना था। आप हल्का सा कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हो उस कंडीशन में कि जब मेरे पास ऑलरेडी 3 एम्पियर करंट है और वो इस तरफ जा ही रहा है, तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इन दोनों के साथ थोड़ी एड ऑन तो होगी, 3 से पॉइंट समथिंग भी तो ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना मालूम है मुझे। और अगर आप देखोगे ये यहां पर दिखा रखा है कि ये 2 एम्पियर है, 3 तो यहीं पर है, ये ऑप्शन ऑब्वियसली कट जाएगा। आप बिना देखे आंख बंद करके ये ऑप्शन आप टिक लगा सकते हो, ऑप्शन बी, जो सेटिस्फाई कर भी रहा है। सेटिस्फाई क्या कर रहा है, 300 वोल्ट आ रहा है और जो करंट है वो इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन होकर के 3 से ज्यादा 5.5, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, a point is placed at the center of curvature of spherical concave mirror, which among the following would be the correct location of image form। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मालूम है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया आपका इस बार, मतलब ये तो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपने 10th में भी सुना होगा ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। Which one among the following is the correct for a person suffering from myopia। अगर किसी को मायोपिया हो रखा होता है तो क्या होता है इसमें, सही ऑप्शन क्या है, हम इसे चेक करते हैं। द पर्सन कैन नाइदर सी नियर ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टेंट। ऐसा तो नहीं है कि दोनों नहीं देख पाता, ना पास का ना दूर का, वो तो मेनली प्रेस बायोपिया में होता है, तो मायोपिया में ये नहीं होता। द पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर। डिस्टिंग्विश कलर के लिए क्या होता है, आपने कोई पर्सन होता है उसको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता, वो क्या होता है, उसका होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये होता है जेनेटिक्स। कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज है, ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। द पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, क्या वो दूर ऑब्जेक्ट ज्यादा दे सकता है, ये होता है हाइपरमेट्रोपिया का। तो ये बेसिकली मायोपिया का तो नहीं है ना, ये ऑप्शन भी गलत है। द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो पास की चीजें तो आराम से देख सकता है लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाता, यही तो होता है आपका मायोपिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट था, बहुत इजी था। ठीक है, इस बार जो आपके लाइट से क्वेश्चन आए, लाइट चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो बहुत इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली भी है और ये न्यूमेरिकली भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। एक व्हीकल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका यू क्या होगा, 0। ठीक है, इन फर्स्ट टी सेकेंड, पहले देखो इसके फर्स्ट टी सेकेंड, तो इसको इसने दो फेज में डिवाइड कर लिया है, दो फेज में, टी और उसके बाद 10 सेकेंड के बाद दो फेज में डिवाइड कर लिया है। तो पहले टी सेकेंड में टाइम क्या है आपका, टी ही है। इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 जो है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड देन इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अब अगले 10 सेकेंड में, अगले में टी की वैल्यू क्या होगी, टी डैश मान लो उसकी वैल्यू होगी 10 सेकेंड। इट मूव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो A2 क्या होगा आपको, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है, एस टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करा 550 मीटर है। आपको टी की वैल्यू मालूम करनी है, आपको इसकी मालूम करनी है। ठीक है, इस कंडीशन में इसके दो फेज बनेंगे, दो फेज क्या बनेगा हम देखते हैं अभी, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं S1 की डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट फेज, तो क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 था तो ये तो कट के 0 हो जाएगा पूरा, हाफ, पहले की एक्सप्रेशन 2 थी अगर आप देखा होगा,
और t तो t था तो टी स्क्वायर रख लो इसको, 2 से 2 कट गया। S1 जो आया, S1 किसके इक्वल आया आपके, टी स्क्वायर के इक्वल। अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी ये फर्स्ट फेज का बता रहा हूं मैं, फर्स्ट फेज का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस में at, u क्या है इसका 0, एक्सेलरेशन कितना था आपका 2 और टाइम क्या था आपका t। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, जैसे आपका इसमें डिस्टेंस आया t मीटर, वेलोसिटी कितना आएगा आपका 2t मीटर पर सेकंड। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक है, अगर मैं सेकंड फेज की बात करता हूं, सेकंड फेज की, तो उसमें अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा S2, वो भी क्या होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस वेलोसिटी से वो फर्स्ट फेज में चल रहा था वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी ना, जिस वेलोसिटी से वो फर्स्ट फेज में गाड़ी चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी उसकी तो यही हो जाएगी। तो सेकंड फेज में आपका क्या होगा, S2 में u हो जाएगा आपका 2t, और इसमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है इसमें आपका 10 सेकंड, टाइम दे रखा है इसमें आपका नेक्स्ट 10 सेकंड। यहां पर आ जाएगा आपका 10, यह जाएगा आपका हाफ, एक्सप्रेशन दे रखा आपका 5, एक्सप्रेशन दूसरे वन में क्या दे रखा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा आपका 10 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम काटेंगे तो ये क्या, ये बन जाएगा आपका 2 10 जा 20t, और ये क्या बन जाएगा आपका 1/2 5 10 इंटू 10। तो काट दो इसको 5, ये क्या बच गया 5, ये बन गया आपका 250। तो ये क्या बना आपका 20t प्लस में 250, ये क्या था आपका मीटर, डिस्टेंस था ना आपका। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक हमने कर लिया, हमने पहले का डिस्टेंस निकाल लिया t स्क्वायर, दूसरे का निकाल लिया हमने 2t प्लस 250। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस वो होगा S1 प्लस S2, S1 और S2 को हम ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है कि वो 550 मीटर उसने ट्रेवल करा है। आपकी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 550, S1 कितना है हमारा t स्क्वायर, S2 कितना है हमारा 20t प्लस में 250। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना है, इसको सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, अगर मैं देखूं टी स्क्वायर प्लस में 20t और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा आपका 300 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 300, टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस में 300। इसमें a क्या है, a है 1, b है 20 और c है आपका माइनस 300। इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है अपॉन में 2a। इस कंडीशन में माइनस b क्या है, माइनस का 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, एक रुक जाओ, 20 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या हमारा 1 और c क्या हमारा माइनस 300 अपॉन में 2 इंटू 1। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 पहले लिखो माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस 4 3 12 1200 अपॉन में 2। तो ये क्या आया माइनस 20 प्लस माइनस 1200 प्लस 1600 आ गया। अगर मैं 1600 का करूंगा तो उसका अंडर रूट का स्क्वायर रूट निकल के क्या आएगा 40 अपॉन में 2। तो आपकी दो कंडीशन बनेगी, टी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो पहले निकालते हैं माइनस 20 के बाद माइनस लेते हैं, माइनस 40 अपॉन में 2 माइनस 60 अपॉन में 2। टाइम कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आता तो ये हम तो नहीं लेंगे, टाइम कभी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं प्लस 40 लेकर के माइनस 20 प्लस 40 अपॉन में 2, माइनस 20 में से प्लस 40 गया तो आपका बचेगा प्लस 20 अपॉन में 2, 2 1 2 2 10 जा, तो टी की वैल्यू पॉजिटिव में आई है 10। टी हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, पॉजिटिव में ही होता है हमेशा, तो टाइम की वैल्यू आएगी आपकी 10।
टी की वैल्यू आई आपकी 10 सेकेंड, टी की वैल्यू आपकी 10 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा था, थोड़ा न्यूमेरिकली भी अच्छा था। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं समझ पाते, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी आपको, व्हीकल स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन में जाके मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो, तो यू की वैल्यू आप 0 ले लोगे, पहले टी सेकेंड्स में ये एक्सलेशन के साथ जा रहा है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि हम टी सेकेंड के साथ क्या करें, एक्सलेशन के साथ क्या करें, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो बेसिकली आपको इसमें निकालने के लिए आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो होंगे आपको रिलेट करने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था अभी आपका, इसमें डिस्टेंस का लगाया था फॉर्मूला मैंने, इसमें मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया था, तो ये आपको कोरिलेट करना पड़ेगा अपना अपना आंसर लाने के लिए। तो हमारे इसमें 3 इक्वेशन बनी, उसको बाद में जाकर के हमने सॉल्व करा तो आएगा। अच्छा अब देखो है क्या, अगले 10 सेकंड में, अब देखो यहां से सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, अगले 10 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो होगी फर्स्ट फेज की, सेकंड फेज की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u, वो आपके फर्स्ट फेज की फाइनल वेलोसिटी तो होगी। तो इसका मतलब आपको फर्स्ट फेज का फाइनल वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाल के दिखाई भी था अभी आपको नीचे की तरफ से, ठीक है। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आया, टी की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व करा हमने, तो टी की वैल्यू आई आपकी 10 सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, बस देख लो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी अगर आपको ये भी देखना है तो एक बार ये भी देख लो कैसे करा मैंने ये। पहले फर्स्ट फेज के लिए मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म लगाया तो वो आंसर निकला, फिर मैंने फर्स्ट फेज की वेलोसिटी निकाली, ये निकला, सेकंड स्टेज की इनिशियल वेलोसिटी मैंने फर्स्ट फेज का फाइनल वेलोसिटी डाल दिया तो ये निकला, लास्ट में जाकर के मेरा एक इक्वेशन, मतलब मेरा एक जो आया S2 इतना आया 20t प्लस 250 मीटर। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस देगा था 550, S1 प्लस S2 ये तो नॉर्मल है। इसके बाद हमने इन सबको ऐड करा तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और इसको हमने फर्दर सॉल्व करा तो टी की वैल्यू आ गई 10 सेकंड, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, उतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पंपकिन है जिसका वेट है 7.5 न्यूटन, ऑन सबमर्जिंग इट completely इन वाटर 3/4 लीटर ऑफ वाटर गेट डिस्प्लेस्ड। जब इसको हमने अंदर डुबाया पंपकिन को, तो मतलब 3/4 वाटर जो है, 3/4 लीटर ऑफ वाटर जो बाहर निकल गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जो इसकी g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया पंपकिन की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ पंपकिन। अब हमें पंपकिन की डेंसिटी निकालनी है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे समझ ही नहीं पाते कि इसको हम करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें, कि इसका वेट दे रखा है, ठीक है, इसको डालने के बाद 3/4 पानी बाहर निकल गया, ठीक है, इसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, ठीक है। अब इसको हम करें कैसे, तो सबसे पहले देखो, आप अगर आंसर में देखोगे तो आपको मीटर क्यूब में दे रखा है और आपको ये क्या दे रखा है, लीटर में। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना आएगा, हम एक बार इसको करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ था आपका 3/4 लीटर। अगर हमें लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 इंटू 10⁻⁻3। हाँ लिख सकता हूँ, 1000 से तो डिवाइड करूंगा ना लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ ठीक है। तो 3/4 की वैल्यू क्या है, 0.75 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। ये आपके मीटर क्यूब में आई जिसमें हमारा आंसर है। अब थोड़ा ठीक होगा। अच्छा इतना करने के बाद एक बात बताओ, जब कोई भी जार है, इसमें लिक्विड है, इसमें आपका पंपकिन गया, तो पंपकिन के ऊपर क्या क्या लग रहा होगा आपका, एक तो लगेगा आपका बायंट फोर्स, बायंट जिसको आप कहते हो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बायंट फोर्स, हमें चाहिए यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन क्या है वो, हमें चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर, 3 चीजें चाहिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऊपर जितना बायंट या बायंट फोर्स लगा हमें वो, ठीक है, हमें बेसिकली कितनी उसकी ग्रेविटी है वो, हमें बेसिकली इसकी आपकी वाटर की डेंसिटी क्या है वो, और कितना पानी इसमें से बाहर निकला 3/4 लीटर निकला ना, या हमने वो जो निकाले वो, इन 3 चीजों की मेरी रिक्वायरमेंट है। तो बायंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ वाटर का, वॉल्यूम
ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वो पानी बाहर गिरा, इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर लिख लो, डेंसिटी ऑफ वाटर, इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, ये 0.75 इंटू 10⁻³ और आपका डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg/m³, ये तो याद होगा आपको, ठीक है। ग्रेविटी कितना था आपका 1000। अगर मैं इसमें देखूं डायरेक्टली आपका 1000 जो है ये 10⁻³ से कट रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.75 को 0.75 को मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 7.5, ठीक है 7.5 न्यूटन। जो अब हमारा बायंट फोर्स निकला, बायंसी निकला, वो कितना निकला 7.5 न्यूटन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में पंपकिन का वेट भी कितना है 7.5 न्यूटन ही है, और हमारा जो बायंट फोर्स निकला वो भी कितना निकला 7.5 न्यूटन निकला। तो मुझे अगर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या आएगा मेरा बायंट फोर्स, और उसको अगर मैं इसके वेट से माइनस कर दूंगा तो वो तो मेरा नेट फोर्स जो निकलेगा बाइंड फोर्स माइनस मेरा वेट ऑफ पंपकिन, खैर वेट भी तो फोर्स एक तरीके का। बाइंड से निकली मेरी 7.5 न्यूटन और मेरे वेट भी है 7.5 न्यूटन, इसको काट के आया 0। नेट फोर्स क्या है 0, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब आपके पंपकिन, इसका मतलब आपका जो पंपकिन था, इसका मतलब जो आपका पंपकिन था इसमें कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इसके पे कुछ भी फोर्स कब नहीं लगेगा। अगर आपका नेट फोर्स 0 आया है इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, पंपकिन की डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। अगर पंपकिन की डेंसिटी बिल्कुल पानी की डेंसिटी के इक्वल है, पंपकिन की डेंसिटी अगर बिल्कुल पानी की डेंसिटी के इक्वल है तो उस पर बिल्कुल भी उस पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी सेम है, तभी तो जाकर के बिल्कुल बेस पे जाकर के बैठ गया वो। अब यहां देखोगे अगर आपका नेट फोर्स 0 आया है तो डेंसिटी ऑफ पंपकिन कितना होगा, डेंसिटी ऑफ पंपकिन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ किसकी डेंसिटी की इक्वल आई, डेंसिटी ऑफ वाटर की इक्वल आया है, तभी तो इसका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स क्या आया आपका 0 आया है, ठीक है। देख सकते हो आप 7.5 माइनस 7.5 इक्वल टू 0, ये तभी होगा जब आपके डेंसिटी जो होगी पंपकिन की पानी की डेंसिटी के इक्वल होगा, और पानी का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg/m³। तो डेंसिटी ऑफ पंपकिन कितनी होगी यही, तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन में है क्या आपके ये, हाँ भाई ऑप्शन में है, ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन सी 1000 kg/m³। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, न्यूमेरिकल उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपका था मुश्किल, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा आपका। An incandescent electric bulb converts 20% power consumption into light। एक बल्ब है जो कि अपने पावर कंजप्शन जितना भी कर रहा है वो उसका 20% लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और रिमेनिंग पावर जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल जा रही है। द बल्ब फिलामेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एंड 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है और उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इफ बल्ब रिमेन्स ऑन फॉर 10 और 10 और, अगर आपका बल्ब जो है 10 घंटे के लिए ऑन है और आपका जो यूनिट है वो क्या है आपका ₹5 पर यूनिट, तो आपको बताना है कि कितना पैसा लगेगा लाइट प्रोड्यूस करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइट प्रोड्यूस करने में। थोड़ा हम करते हैं इसमें। आपके पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। आई कितना है आपका 2 का स्क्वायर और R कितना है आपका 200। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 इंटू 2 क्या हो गया आपका 800 वॉट। पावर क्या हो गया आपका 800 वॉट। अच्छा एक बात बताओ, आपको मालूम है एक टाइम भी देख लेते हैं हम थोड़ा, टाइम कितना देर का था उसने 10 और
10 और का मतलब क्या है भाई, 10 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3600 से, ये सेकंड होता है ना, हमें तो सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि और में तो आपका ऐसे यूनिट नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये 36,000 सेकंड, टाइम आ गया आपका 36,000 सेकंड। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको मालूम है कि एक यूनिट का मतलब क्या है? एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट। और अगर इसको मैं वॉट में इसको मैं अगर कंपेयर इसको मैं अगर और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा ये आपका, अगर मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ एनर्जी में, तो पहले इसको ना हम एक काम करो, पहले इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब इसको हम जूल में लिखेंगे कितने जूल का होता है ये। आपको मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या मैं वर्क को एनर्जी से कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं वर्क की जगह पे एनर्जी लिख सकता हूँ। अगर मुझे खाली एनर्जी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। एनर्जी कितना हो जाएगा, P इंटू टी। तो पावर क्या है आपका, अभी हमने पावर निकाला है 800, और टाइम कितना है आपका, टाइम अभी हमने निकाला 36,000। ठीक है 36,000, इसको मल्टीप्लाई कर लो 36 को 8 से, टू 88, ये आएगा आपका 288। इन दोनों को खाली मल्टीप्लाई करने पे, और जीरो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतनी जूल आपकी एनर्जी आई है, इतनी जूल आपकी क्या आई है, एनर्जी आई है। अच्छा, आपको मालूम है एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट, और इसमें कितनी जूल ऑफ एनर्जी होती है? क्या इसमें ये होती है 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। ठीक है, तो इतना होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को हम क्या बोलते हैं, किलोवाट को हम एक यूनिट बोलते हैं। इतनी एनर्जी आई है, और हमारी एनर्जी कितनी आई है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 88 लाख जूल। अगर मुझे अपना पावर कंजप्शन निकालना है, अगर मुझे अपना कंजप्शन निकालना है कि कितना कंज्यूम कर रहा है ये, तो वो कितना निकलेगा आपका, मतलब कितनी यूनिट्स निकलेंगे। अगर मैं यूनिट्स कंज्यूम लिखूं, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है आपका, जो हमारा यूनिट है उसको ऊपर लिख लो 1 2 3 4 5, और जो इसकी 1 किलोवाट की यूनिट होती है उसको नीचे लिख लो 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6। यहां से मैंने एक जीरो हटाया, मतलब ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक और जीरो ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल 6 जीरो बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 कट गया आपका। फिर से अगर हम 288 को 36 से डिवाइड करेंगे, अभी तो हमने यही तो करा, 288 को अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8। ये कट के सीधा 8 आंसर आ रहा है। तो यूनिट कंजप्शन जो आया, यूनिट कंज्यूम जो हुआ वो कितना हुआ आपका, 8 किलोवाट। और अगर हमने उस बल्ब को 10 घंटे जलाया तो उससे जो हमारा यूनिट कंज्यूम हुआ कितना हुआ, 8 किलोवाट। और ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 5 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट के 5 रुपए ले रहा है, तो 8 यूनिट के कितने लेगा, कॉस्ट ऑफ 8 किलोवाट। और तो उसको हम सीधा सीधा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू आ गया आपका 40 रुपीज, 40 रुपीज। अब आप देखोगे 40 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ पर आकर के सब खराब नहीं हुआ। अब अगर आप देखो क्या बोल रहे हैं, विच अमंग द फॉल, सबसे लास्ट लाइन, इज द करेक्ट अमाउंट फॉर द मनी स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग लाइट। लाइट कितना प्रोड्यूस हो रहा है भाई, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है खाली 20%। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वो अपनी पूरी पावर में से खाली 20% लाइट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, खाली 20%। तो हमें तो यही देखना है कि वो 20%, हमें इसका कॉस्ट निकालना है कि 20% उतना लाइट ने कैसे कितना प्रोड्यूस करा है। तो आपके टोटल जो उसने 100% प्रोड्यूस करा है वो करा 40 रुपए का, लेकिन हमें इसका खाली 20% निकालना है। आप लिखोगे इसमें कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। बट 20% तो प्रोड्यूस कर रहा है, 20% का मतलब क्या है, या तो उसको 20/100 लिख लो या 0.2 लिख लो, एक ही बात है। और कितना निकला आपका टोटल का, टोटल निकला 40, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 2 जा 8, आपके 8 रुपए लगे लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, आपके 8 रुपीज लगे, 8 रुपए। तो ऑप्शन डी क्या आपका सही ऑप्शन है।
ये खाली क्वेश्चन ही बड़ा था, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में उतना मुश्किल नहीं था, ये आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, आप इसमें दिक्कत क्या खाओगे कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, किस फॉर्मूले से स्टार्ट करूँ। अगर आप स्टार्ट कर भी लोगे फिर आपको ये फॉर्म रिलेट करने में दिक्कत आएगी। E इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये फॉर्मुला भी बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये फॉर्मुला भी है। फिर आपको सभी यूनिट को निकालना पड़ेगा, वॉट को, जूल को, सेकंड को, सभी को निकालना पड़ेगा। और आपको ये याद होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 जूल होता है। अगर ये याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन पूरा गलत। तो आपका सही ऑप्शन जो आया वो क्या है, आपका ऑप्शन डी। ठीक है, which one of the following statements best defines the concept of heat? concept of heat, कौन सा स्टेटमेंट है जो को कॉन्सेप्ट ऑफ हीट का सही बता रहा है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हीट है। कहीं ना कहीं आपका पूरी तरीके से डेफिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास एंड वाइस ऑल्सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर वो मास का कन्वर्ट, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कैसे कर सकता है? आपने सुना मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मास को आप एनर्जी हीट में और हीट को आप एनर्जी में नॉर्मली हर बार आप टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वर्ट नहीं कर सकते। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, आपको मालूम है जैसे मान लो ये कोई रॉड है, इसको मैंने यहां से गर्म करा, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, हाई, यहाँ पर क्या है, लो। तो आपको मालूम है हाई टू लो जाता है आपका हीट। हाँ, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, ऑप्शन सी लगभग लगभग आपका ठीक है। बट हम डी भी देख लेते हैं। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस विद टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज होना, जैसे हम टी बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, ये हर बार जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। इन सब में से जो आपका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, वो है आपके टेम्परेचर डिफरेंस वाला। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो आपका सही है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट का। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। एक मास है ए, एक बॉडी है बी। द masses of two planets are in ratio of 1:7. The ratio between their diameters is 2:1. The ratio of forces which they exert on each other. एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे ये बताना है हमें। देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करने लायक भी नहीं है, आप इसको सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। अगर दो प्लैनेट है वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो बताना है आपको। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई हमने निकाला मास ऑफ प्लैनेट ए अपॉन में मास ऑफ प्लैनेट बी, इसका आया 1/7। ये करोगे तो आपका हो जाएगा पूरा घुचुट मुचुट। ये करने से बेटर है आप क्या करोगे, सीधा आप फॉर्मूला लगा दो। फोर्स तो लगाना है, फोर्स ए का जो बी पर लग रहा है फोर्स, फिर लगाओगे बी का जो ए पर लग रहा है। इसमें क्या होगा आपका जी एम ए एम बी अपॉन में आर स्क्वायर। इसमें भी क्या लगेगा जी एम बी एम ए अपॉन में आर स्क्वायर। सेम ही तो आ रहा है, ना तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, और इनका जो मास है दोनों का मास तो सेम होगा। हर चीज तो आपकी कांस्टेंट ही है, जी भी कांस्टेंट, मास ऑफ ए भी कांस्टेंट, मास ऑफ बी भी कांस्टेंट, के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट, सभी तो आपका कांस्टेंट ही है। सब कांस्टेंट तो कट के क्या बन जाएगा 1/1। इसको तो सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका कितना आंसर आएगा 1:1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। ये आपका सॉल्व करने, बिना सॉल्व करके आप ये कर सकते हो। एक गाड़ी का वेट है भाई, मास है आपका 1000 किलोग्राम। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? ये वेलोसिटी है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर भाई, लेकिन इसको हम कन्वर्ट तो कर लें। 72 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, और अगर इसको मैं और में कन्वर्ट करूंगा तो 3600, जीरो से जीरो गया, 36 तो ये आया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आई इसकी 2 × 20 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई आपकी 0.2 सेकेंड में, गाड़ी रुक गई आपकी 0.2 सेकेंड में।
तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगा सकते हो आप, अगर हम ये फॉर्मूला लगा, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा, v इज इक्वल टू यू प्लस में at। देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी 20 मीटर पर सेकेंड, लास्ट में जाकर के वो रुक गई, सडनली प्रेसेस द ब्रेक, तो लास्ट में तो रुकी गई ना, तो v क्या हो जाएगा आपका 0, u क्या था आपका 20, और एक्सेलरेशन तो निकालना है, कितनी देर में रुका 0.2 सेकेंड में, 20 चला जाएगा इधर माइनस का, और 0.2 जाकर हो जाएगा डिवाइड, और ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ये हटाओ, ऊपर लगाओ एक और 0, तो 2 1 जा 2, 200 जा, एक्सेलरेशन आया है आपका -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ब्रेक मारने के बाद जो रिटार्डेशन हुआ है वो, रिटार्डिंग मतलब ब्रेक मारने के बाद जो नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई है वो, नेगेटिव एक्सेलरेशन खाली ये दिखा रहा है कि नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देखो जब हम ब्रेक मारेंगे तो एक्सेलरेशन तो कम ही होगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो जाएगा, तो इसका साइन क्या लगाया हमने माइनस का। हमें क्या लगाना है, रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 1000 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने, मतलब लगाओ साइन ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने रिटार्डिंग फोर्स लगा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने साइन लगाया। ठीक है, कितना है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, न्यूटन 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 न्यूटन। 100 न्यूटन तो नहीं है, 1000 न्यूटन भी नहीं है, न्यूटन होगा ना बेसिकली। 10 किलो न्यूटन, 10 के बाद 3 जीरो नहीं 4 जीरो है, तो ये भी नहीं है। 100 के बाद 1000, 1000 को हम किलो बोल सकते हैं ना, तो 100 किलो न्यूटन, हाँ ये बन रहा है ऑप्शन आपका। सही ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, ऑप्शन डी 100 किलो न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका उतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन ठीक था। एक बॉल है जिसका मास है 320 ग्राम, मास दे रखा है इसका 320 ग्राम, ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में, तो क्या बन जाएगा 0.320 kg। ठीक है, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है इसका कितना, दे रखा है इसका 625 जूल। ठीक है, एक हाइट से हमने छोड़ा, द स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, कितनी स्पीड पर ये आपके ग्राउंड पे हिट करेगा, तो आपको वो वाला बताना है। ठीक है, आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका mgh। अगर इसमें आपको h निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें को निकालने की इतनी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप निकालना चाहो ही तो आप क्या निकालोगे, mgh दे रखा है आपको 625, m कितना है, m दे रखा है 0.32, g क्या है आपका, जी आप 9.8 या 10 ले सकते हो, 10, और h नहीं मालूम, इज इक्वल टू क्या है 625, तो h की वैल्यू कितनी आई आपकी 625 अपॉन में 0.32 इंटू में 10। हाइट की वैल्यू आपकी आई, अगर आप हाइट निकालोगे इसमें तो आपकी सॉल्व करने के बाद हाइट की वैल्यू क्या आएगी, क्या 625 अपॉन में 32। अगर आप इसको करोगे 3 3 3 9 इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो लगभग लगभग आपका आएगा 199.09 के आसपास, मीटर के आसपास आएगा सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू। ठीक है, अच्छा आप इसमें क्या लगा सकते हो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब वो हमने ऊपर से छोड़ा, कोई भी बॉल ऊपर से छोड़ा तो नीचे गिरते टाइम जो उसकी एनर्जी होगी वो मोशन में होगी, तो मैं बोल सकता हूँ ना काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², मास आपको दे रखा है 0.32, v² नहीं मालूम, लेकिन ये 625 ही तो रहेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। हाफ m का देखा 0.32, v² जाकर के कितना हो जाएगा 625, ये ऊपर जाकर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.32,
वी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वी निकालेंगे अगर हम, तो अंडर रूट 625 इंटू में 2 अपॉन में 0.32, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको डिवाइड करने पे लगभग लगभग अगर हम 32 को 1250 से डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग आपका आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा आपका 39 अंडर रूट में 3906.2 के आसपास आएगा। 3906.2 के आसपास आएगा। अगर मैं इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो लगभग लगभग किसका है, ये 39 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 6 6 36, पूरा नहीं बन रहा है आपका 6 6 36, तो 60s की लाइन में आना चाहिए आपका, ना तो 40 होगा ना 50 होगा ना 2 होगा। ये आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 62.5 मीटर पर सेकंड के आसपास वेलोसिटी जो होगी इसकी। और ये बेसिकली इजी क्वेश्चन ही था, बस इसमें ना कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आप देखोगे करके तो आराम से हो जाएगा आपका। तो इसका सही ऑप्शन क्या आना चाहिए आपका, ऑप्शन ए। देखो बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद तो आपको मतलब जो कैलकुलेशन है वो तो मैथ्स ही है सारी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ व्हीकल एक्सलरेट्स एट द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। अब थोड़ा सा मैप बना लेते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रेस्ट से था तो यू की वैल्यू क्या हो गया आपकी 0, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 10 सेकंड। एक गाड़ी थी, गाड़ी या व्हीकल जो भी है, वो आपके रेस्ट से स्टार्ट हुआ, वो ईस्ट की तरफ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है आपका 0, हाफ एक्सलेरेशन कितना था इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कर 2 से 2 कट गया तो आपका 100 मीटर आ गया। व्हीकल जो गया आपके रेस्ट से ईस्ट तक वो कितने पे गया 100 मीटर, ठीक है। S1 नाम दे दो इसको। इट देन स्टॉप सडनली, यहाँ पे जाकर के रुक गया, यहाँ पे ईस्ट पे जाकर के रुक गया। इट देन एक्सलेट्स अगेन एट द रेट ऑफ 4 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड टुवर्ड्स साउथ। अबे साउथ की तरफ जा रहे हैं दोबारा से, ठीक है। S2 निकालेंगे दोबारा से हम, वही ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो रुक गया था ना दोबारा, तो फिर से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ, इस बार एक्सलेरेशन कितना करा उसने 4 रूट 2, टाइम क्या लिया इस बार उसने वापस से 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर मतलब 100 ले लो सीधा सीधा, 2 2 जा तो कट के क्या आ गया आपका 200 रूट 2 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में इसने कितना लगाया 200 रूट 2 मीटर। फिर से रेस्ट पे आ गए यहाँ पे। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहां से हुआ था यहाँ से, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। अगर आप देखोगे तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा, परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये देखो ये डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा बेस और परपेंडिकुलर की। तो बेस कितना था आपका 100 का स्क्वायर प्लस 200 रूट 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 10,000, ये बन जाएगा आपका 40,000 इंटू में 2 80,000 के करीब, ये बन जाएगा आपका 90,000। 1 2 3 4 1 0 2 0, ठीक है। इतने बनेगा ना 1 10 5 लगा दिया क्या मैंने, नहीं 1 2 3 4 3, ये क्या बन जाएगा 3 का तो बन गया आप 9 का तो निकल गया आपका 3, इसके निकल के 2 0 10 इंटू में 10, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना लगा 3 इंटू 10 इंटू में 10,
तो 300 के इक्वल ही आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो निकला आपका वो कितना निकला 300 मीटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा सकता है। बेसिकली अगर आपको मैप मतलब डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, फॉर्मूला आ गया पुट करना आना चाहिए, पुट करने के बाद सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपने ये भी सॉल्व किया तो आपका बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मेन बात है कि आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हो। इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए बच्चा पहले क्वेश्चन से डर जाता है और उसको छोड़ देता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना, बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल है, कुछ मुश्किल नहीं है इतने ज्यादा। Which one of the following statements about the industrial revolution is correct? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? थॉमस सेवरी इन्वेंटेड एस्ट्रोलेब। क्या एस्ट्रोलेब बनाने की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया? नहीं, एस्ट्रोलेब बनाने से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया। थॉमस न्यूकैमन इन्वेंटेड केमिकल डाइज। खाली इंडस्ट्रियल में खाली केमिकल डाइज ही चलती है क्या आपकी? खाली केमिकल डाइज थोड़ी ना चलती हैं। जेम्स वॉट्स इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन from being mere pump into which it would provide energy to power machines in factories। जेम्स वॉट ने जो आपके स्टीम इंजन बनाया था तो वो आपके मशीन्स को पावर प्रोवाइड करता था जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती थी। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत लग रहा है इसको, लेकिन अभी हम जब तक सारे ऑप्शन चेक नहीं करेंगे तब तक इसको हम क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। मैथ्यू बोल्टन डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग गोल्ड ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या हर इंडस्ट्री में गोल्ड की इम्प्योरिटीज निकाली जाती है क्या? नहीं। ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ज्यादा सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। Which one among the following is the correct focal length of combination of lenses? f1 पावर दे रखा है आपको, पहले ना इसको हम क्या करते हैं, पहले हम वो निकाल लेते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? पावर जो होता है 1/, क्या होता है? पावर होता है आपका 1/f। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, पावर क्या होता है आपका 1/f। पावर में दे रखा है 2.5। इसको नीचे ले जाओ, फोकल पॉइंट को ऊपर ले जाओ। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं, मीटर में दे रखा है, ठीक है मीटर में, तो f चला जाएगा ऊपर, पावर आ जाएगा नीचे 1/2.5, तो 0। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा आपका 5 2 10, 5 5 25। तो फोकल लेंथ जो आएगा इसमें आपका लगभग फोकल लेंथ इसमें आपका कितना आया 0.4 के आसपास, 0.4 मीटर के आसपास। ये आपका f1। दूसरा क्या आपका सेम करेंगे, पावर जो आएगा आपका वो आएगा वापस 1/f। f क्या आएगा दोबारा से, तो सीधा हम वही लिख लेते हैं ना, f आपका क्या आ गया 1/2.0, तो ये आ गया आपका 0.5 मीटर के आसपास, 0.5 मीटर के आसपास। आपको मालूम है अगर मुझे कंबाइन लेंसेज का फोकल पॉइंट निकालना है तो क्या लगाते हैं हम 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। जैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल वाला, वैसे निकलता है ये भी कॉम्बिनेशन में। 1/f1 कितना है आपका 0.4, 1/f2 कितना है आपका 0.5, 0.4 प्लस में 0.5। अगर मैं इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगाया, पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगा दिया, तो इसका एलसीएम ले लो आप। इसका एलसीएम क्या होगा 4 और 5, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस का था तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेना, ठीक है। माइनस का था तो माइनस का साइन लगा लिया। अब ऊपर अगर हम करेंगे इसको तो ऐसा कर सकते हैं इसको हम कि इसको नीचे कर लो या इसको ऊपर कर लो, ठीक है। या तो इसका एलसीएम ले लो सीधा, हमने एलसीएम क्या लिया 5 4 जा 20, 4 5 है तो ऊपर क्या करोगे आप 10 × 5। अगर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में क्या आएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का था 5 4 जा 10 × 4, तो आया क्या 50 - 40/20।
50 माइनस 40 कितना आया आपका 10/20 कट गया 1/2। लेकिन ये क्या है आपका 1/2 क्या आपका 1/f था ना 1/2 उसको तो 1/f लेके चल रहे हैं। अगर इसको मैं ऊपर करूंगा ऊपर करने के बाद f की वैल्यू क्या है आपकी कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो कितना आया आपका ये भी ऊपर चला जाएगा तो 2। ये लेकिन कौन सा आएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा भाई हमारा तो प्लस का निकला है ना तो प्लस का आएगा इसमें आपका प्लस का 2 मीटर। सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी +2 मीटर। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए एक p इक्वल टू 1/f वाला और एक 1/f ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का 1/f इक्वल टू f1 f2 f3 f4 ऐसे करके आगे चलता रहेगा। The AC means domestic supply current in India changes direction every आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है डोमेस्टिक सप्लाई जो आता है इंडिया में वो हर कब चेंज होता है वो चेंज होता है हर 50 सेकंड में मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 सेकंड में 50 बार 1 सेकंड में 50 बार वो आपका उसके फेजेस चेंज होंगे जो एसी करंट होगा उसके 1 सेकंड में 50 बार वो आपका नीचे ऊपर ऊपर नीचे जाएगा इसी को तो हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका तो देखो ये तो बेसिकली आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था तो इसमें तो कुछ चेंजेस होगा भी नहीं। तो इंडिया में इस इलेक्ट्रिक जो अल्टरनेट करंट होता है उसमें डोमेस्टिक सप्लाई जो होता है करंट का वो हर बार डायरेक्शन चेंज करता है कितने 1 सेकंड में 50 बार। ठीक है इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एक ब्लॉक है 2 kg का मास है स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस आपका रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस उस पर स्लाइड कर रहा है। लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकेंड वी है इसका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है इट कम्स रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस दे रखा है आपका 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है मतलब वी की वैल्यू है इसकी 0। Which one among the following could be the magnitude of the frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है इस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है तो बेसिकली अगर आप ये मोशन में है अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे इसमें मैं निकालना चाहूँ तो मैं इसमें क्या निकाल सकता हूँ। अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट में इस पे निकालना है कि मुझे क्या निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स इसको थोड़ा कंपेयर करना जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं इसमें हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले अगर ये मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv²। हाफ मास कितना था इसका 2 kg वी कितना था इसका 10²। तो काइनेटिक एनर्जी जो आया वो क्या आया आपका 100 जूल 10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 100 जूल। अब एक बात बताओ अगर मैं निकालता हूँ के फाइनल का काइनेटिक एनर्जी तो बाद में तो रेस्ट पे चला गया ना इट कम्स टू रेस्ट पे चला गया मतलब इसकी वेलोसिटी 0 ये सब 0 तो के फाइनल क्या हो जाएगा आपका 0। के फाइनल क्या हो जाएगा आपका 0। आपने सुना है ये वाला वर्क डन जो होता है वर्क डन कितना होता है के इनिशियल माइनस के फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का काइनेटिक एनर्जी फाइनल का इसका डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस 0 वर्क डन भी कितना आया आपका 100 ही तो आया वर्क डन भी कितना आया आपका 100 ही। ठीक है तो 100 जूल आया आपका वर्क डन भी। अच्छा एक बात बताओ आपका जो वर्क डन है वर्क डन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ वर्क डन कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं वर्क डन को लिख सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स है तो फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट हाँ लिख सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कितना आया हमारा 100 फ्रिक्शनल फोर्स कितना था आपका एफ की लिख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 20। तो एफ के जाकर के 100/20 आपका आंसर आएगा इसमें 5। लेकिन 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है आप क्या करोगे। लेकिन हमने कुछ गलती भी नहीं करी। अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो रखी है तो आप क्या बोलोगे हाँ इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग क्या है कि आपका जो ये ब्लॉक है मास अगर इसको आप 2 लेके करोगे
2 किलो लेकर के करोगे तो आपका आंसर इनमें से कभी भी किसी से भी मैच नहीं करेगा। अगर आप 2 किलो लेकर के चलोगे तो ये किसी से भी मैच नहीं करेगा। ये मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पे 2 की जगह पे आना चाहिए 20। अगर 20 लेकर के चलेंगे, आप खुद भी करके दे सकते हो, ये बेसिकली यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, एनटीए वालों ने करा होगा, शायद गलती से हो गया होगा उनसे। लेकिन ये आप अगर आप इसको लेकर के चलोगे तो आपका आंसर 5 न्यूटन ही आएगा। लेकिन अगर आपने जैसे मास चेंज करा, ये 20 हुआ, फिर ये 1000 हुआ, ये 1000 हुआ, तो ये भी 1000 हुआ, ये 1000 तो ये भी 1000 हुआ, ये 1000 हुआ तो आपका ये भी 1000 हुआ, एक जीरो बच गया आपका, फिर ये 50 न्यूटन आएगा आपका। तो सही ऑप्शन आना चाहिए इसमें 50। लेकिन आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे 2 किलोग्राम लेकर के अगर आप चलोगे तो आपका इनमें से किसी से भी आंसर मैच नहीं करेगा, सारे आंसर गलत हैं। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही करा होगा, हो ही नहीं सकता सही, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ पे गलत दे रखी है। अगर इसमें से आंसर मैच करना होगा तो, अगर आपको इसमें से आंसर मैच करना है तो ये 2.0 किलोग्राम को 20 बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो आपका आंसर मैच कोई नहीं करेगा। वैसे इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रखी है, यहाँ पे 2.0 किलोग्राम को 20 कर लेना, ठीक है, फिर आपका आंसर आपका 50 न्यूटन आ जाएगा। Given below are 4 cases in which certain heat transfer is taking place. हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वाटर इज बॉइलिंग, ये भी हो रहा है, अ मेटल रॉड इज हीटेड इन फर्नेस, ये भी हो रहा है, अ कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन टेबल, ये भी हो रहा है। इन विच ऑफ द अबव केसेस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अब ये तो इसने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर दी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, रेट ऑफ कूलिंग के ऊपर बोला गया था उसने। अच्छा एक बात बताओ, उसमें से कूल क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है ग्लास में फुल ऑफ वाटर, तो इसका टेम्परेचर आइस का तो कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है, तो ये तो वाटर का टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन हम तो लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं ना, वो कूलिंग की रेट की बात करते हैं, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो। वाटर इज बॉइलिंग, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेटल रॉड इज हीटेड, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक कप है, कॉफी की कप है, वो टेबल पे रखी हुई है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, एनवायरनमेंट का थोड़ा सा कम है। तो बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट होने के लिए, मतलब कॉफी ठंडा होने के लिए क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर जो होगा वो कम ही तो होगा सॉरी, T1 कम ही तो होगा एनवायरनमेंट से, ठीक है। आपने सुना भी था कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होता है जो कि आपका टेम्परेचर के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस पे एप्लीकेबल है, खाली 4 पर है, क्योंकि कूल तो खाली यही हो रहा है। ऑप्शन बी सही है आपका, ओनली 4, मतलब 4 ओनली। द फिगर गिवन बिलो शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग ऑन अ स्काई ड्राइवर, ठीक है। एक स्काई ड्राइवर है, P फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है और Q फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा है। करेक्ट बताना है आपको इन दो फोर्सेस को लेकर के। फोर्स P इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी एंड फोर्स Q इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन। जो ऊपर का फोर्स है, जो ऊपर की तरफ खींच रहा है, क्या वो फ्रिक्शन की वजह से कॉज हो रहा है? तो फ्रिक्शन की वजह से कॉज होगा तो वो ठीक है थोड़ा, लेकिन वो उसको ऊपर की तरफ ना खींचेगा, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में डालते हैं। When the force P is bigger than the force Q, the speed of skydiver remains same. अगर ये ज्यादा फोर्स ज्यादा तेज नीचे की तरफ खींचेगा तो क्या इसका स्पीड सेम रहेगा, रिमेन? नहीं, अगर ये ज्यादा होगा तो और तेजी नीचे जाएगा, ये नहीं होगा। आफ्टर पैराशूट ओपन्स फोर्स P remains the same, Q increases। बोला कि पैराशूट खुलने के बाद P जो होगा, P वो नीचे की तरफ सेम ही होगा, लेकिन क्यों इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा पैराशूट खुलने के बाद। ये भी इसको भी डाउट में रखते हैं, एक बार हम लास्ट वाला पढ़ते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद हम सही आंसर दे सकते हैं। आफ्टर पैराशूट ओपन्स फोर्स P डिक्रीजेज वाइल फोर्स Q इंक्रीजेज। बोला कि जैसे पैराशूट खुलता है तो आपका फोर्स P जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स Q जो होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता कि जब हम पैराशूट खोलते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स आने लग जाता है, नहीं, फोर्स तो आपका वही रहेगा, जो नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है फोर्स तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन हाँ ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा।
तो इसमें से अगर ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन अगर आप देखोगे, ये भी नहीं है, अब इस हिसाब से देखोगे तो ये भी नहीं है। आपका जो ज़्यादा एक्यूरेट बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन सी। जैसे ही पैराशूट आपका खुलता है, ओपन होता है, तो फोर्स पी तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि ग्रेविटी तो उसको उसी हिसाब से खींचेगी नीचे, लेकिन हाँ क्यू जो होगा पैराशूट खुलने के बाद वो आपका बढ़ जाएगा, तभी तो हम नीचे की तरफ धीरे धीरे करके आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका ज़्यादा एक्यूरेट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी आपका सही ऑप्शन है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट PYQs थे आपके 2024 सेकेंड एनडीए एग्जाम के फिजिक्स का। इससे आपने देख लिया होगा कि आपके जो क्वेश्चन आए मेनली किसके ऊपर आए, लाइट के ऊपर क्वेश्चन आए, आपके मोशन के ऊपर जगह से क्वेश्चन आए, और हाँ आपके इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं। लेकिन न्यूमेरिकल भी इस बार आपके ठीक आए थे। अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो मास डेंसिटी का रिलेट करा गया था, लेकिन न्यूमेरिकल में ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आपके मोशन के ऊपर आए थे। तो आपको लगभग मोशन जो आपका टॉपिक है उसको आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको सही सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें आपके न्यूमेरिकल्स उतने मुश्किल भी नहीं थे और उतने इजी भी नहीं थे, मॉडरेट न्यूमेरिकल्स थे इसमें। तो ये आपका एनडीए 2024 का सेकंड एग्जाम का फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही मिल लेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में कुछ अपने टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।